जियो साइंटिस्ट का पेपर भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ दोज पेपर्स जिसमें इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको दिख जाते हैं, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। वो उतने टेक्निकल या एनालिटिकल नहीं होंगे, बट एज एन एस्पिरेंट अपेयरिंग इन मे फॉर प्रीलिम्स ये पेपर आप सॉल्व कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए, अपनी रिटेंशन को टेस्ट करने के लिए, एंड फॉर जस्ट रिविजन। इस पेपर में वी हैड 21 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, और अगर आप 15 से ज़्यादा सही स्कोर कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. Do mention your score in the comments below after you're done with this video. Also before starting, हमारा prelims से related current affairs का course is now live. इसमें हम पिछले 1.5 साल के current affairs subject wise discuss करते हैं. तो अगर आपका static portion prepared है, you're confident about the static portion, you can join this course just for the current affairs and it is very affordable. ऑल्सो अगर आप मिशन 933 कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 25% ऑफ मिल जाएगा. Now let's come to the questions. The first question is from the topic of terrestrial radiation, which is one of the favorite topics of UPSC. Multiple questions दिखते हैं आपको अगर आपने PYQs सॉल्व किए हैं तो. 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. Insulation. What is insulation? Incoming solar radiation received by the earth is in short waves. Short waves का मतलब है wavelength कम, energy और frequency ज़्यादा. Earth's energy heats the atmosphere from below, from the surface. The short wave radiation from the earth is absorbed by the greenhouse gases. अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक तरह से, क्योंकि सन इतना गर्म है, इतना हाई टेम्परेचर पर है, तो उसकी जो रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है. एंड दिस रेडिएशन इज हीटिंग द अर्थ. इट इज कमिंग टू द अर्थ एंड हीटिंग द अर्थ. वो अर्थ की सरफेस को हीट करती है, फिर अर्थ की हीट एटमॉस्फेयर को नीचे से, ये अर्थ की द शॉर्ट वेव रेडिएशन इज कमिंग and it is heating the earth's surface. फिर अर्थ भी गर्म हो जाता है, it also becomes a hot body and starts emitting its own energy or radiation. But क्योंकि अर्थ इतना गर्म नहीं हो पाता compared to the sun, तो वो long wave radiation emit करता है, और ये long wave radiation अर्थ के एटमॉस्फेयर को नीचे से हीट करना शुरू करती है. And this long wave radiation is trapped in the earth's atmosphere by the greenhouse gases. क्योंकि जो greenhouse gases अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, दे आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, क्योंकि वो हाई एनर्जी है, वो हाई एनर्जी वेव्स को नहीं अब्सॉर्ब कर पाते. वो क्या अब्सॉर्ब करते हैं? जो अर्थ की लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब करेंगे और री एमिट करेंगे और अर्थ वार्म होगा. तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये गलत है, क्योंकि अर्थ से जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव नहीं होती, वो लॉन्ग वेव होती है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्रीन हाउस गैसेस. अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है हमारे प्लैनेट में? कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय मीथेन फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड. आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में. राइट, सो द आंसर इज ए. According to the Ramsar Convention, which one of the following lakes is protected as a waterfowl habitat? Waterfowls are your water birds or your aquatic birds. तो इसमें से कौन सा आंसर है? चिलिका लेक. चिलिका लेक इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ओडिशा में है. इट इज़ नोन फॉर इरावदी डॉल्फिन्स जो एंडेंजर्ड है, फिशिंग कैट विच इज़ वनरेबल, और इस वाटरफाउल के लिए वो फेमस है. So the answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी स्कीम्स प्रमोट करती हैं? आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज परंपरागत कृषि विकास योजना. दिस इज प्राइमरीली फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू गो completely organic in India thanks to this scheme. A23A ये ना हम अपने लेक्चर्स में कवर करते हैं, जो हमारे क्रैश कोर्स का लेक्चर है उसमें कवर करते हैं, एंड इट इज़ जस्ट
एन आइसबर्ग, द करेक्ट आंसर इट इज एन आइसबर्ग है ये। और ये जो आइसबर्ग है ना A23A, ये काफी बड़ा है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये इट इज इन अंटार्कटिका, सादर्न ओशन की तरफ टूट के ये बढ़ रहा है और अगर ये पूरा मेल्ट होता है तो ये सी लेवल राइज को कुछ मीटर्स से बढ़ा देगा, इतना बड़ा है ये। India's installed solar capacity in 2025 is close to 70 gigawatts, 90 gigawatts, 130 gigawatts, 200 gigawatts. क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 130 गीगावाट्स। हमारा जो टारगेट था वो 2022 तक सोलर कैपेसिटी का 100 गीगावाट्स था एंड वी रीच्ड 100 इन द स्टार्टिंग ऑफ 2025 और by the end of 2025 we were close to 129 gigawatts. Dholera and Sanath in Gujarat are in use for setting up solar panels, semiconductor units, EVs and wind turbines. अब ये दो ऐसी जगहें हैं जो गुजरात में फेमस हैं for setting up of semiconductor units. And they have been in use all over because of various reasons, because of AI, because of various reasons. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फर्स्ट साइंड ड्यूरिंग UNFCCC, UN Convention on Biological Diversity and United Nations Convention to Combat Desertification। ये तीनों सिस्टर कन्वेंशंस कही जाती हैं क्योंकि ये साइन की गई थी रियो अर्थ समिट में, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इन 1992 इन रियो इन ब्राजील। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और क्योटो प्रोटोकॉल तो वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स है अंडर UNFCCC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको खत्म करने के लिए, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज समवट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लो टेम्परेचर भी कम और प्रेसिपिटेशन भी कम, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल और रेनफॉल, दे प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ बायोम और फॉरेस्ट। अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन जो हम अपने क्रैश में बार बार कवर करते हैं और ये आपका गलत नहीं हो सकता। इसका आंसर है टुंड्रा। वाई? बिकॉज देखो, अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल है ना, थॉर्न स्क्रब्स में हाई टेम्परेचर बट लो रेनफॉल, तभी तो स्क्रबलैंड्स बनते हैं। सवानास में भी हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, कहीं मिड में रेनफॉल रहता है। टुंड्रा हैज लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, क्योंकि स्नोफॉल भी होगी यहां पर। Transition zone between two different ecological communities is known as, come on, this is very simple, the correct answer is ecotone। UPSC का फेवरेट है। और इकोटोन में जो स्पीशीज ज्यादा नंबर में मिलती हैं या ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती हैं, उनको कौन सी स्पीशीज कहा जाता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। Next question is also a favorite topic of UPSC, that is niche, ecological niche. Two species that possess the same ecological niche cannot coexist indefinitely. This is known as competitive exclusion principle, Gauss's principle of competitive exclusion, principle of character displacement, principle of self-assembly. अब ये क्वेश्चन भी ना जो प्रीवियस यूपीएससी के पेपर्स हुए उनमें भी कवर किया गया था, मतलब उनमें भी पूछा गया है, तो ये घूम फिर के ना इस साल प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है। अब देखो, टू स्पीशीज हम ये पढ़ते हैं, टू स्पीशीज दैट पोजेस द सेम इकोलॉजिकल नीश कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनिटली। उनमें से एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कंपटीशन होगा फॉर द सेम नीश और फॉर द सेम रिसोर्सेज। अब जो एक स्पीशीज होगी जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो एक्सक्लूड हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या सिंपल कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो द आंसर इज 1 and 2। एनसीईआरटी में ये कवर्ड है, जो आपकी +2 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें ये कवर्ड है। Conversion of nitrogen to ammonium by bacteria and cyanobacteria is called
फेवरेट टॉपिक। इसके एग्जाम्पल्स पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कितनी बार पूछे गए हैं। नाइट्रोजन साइकिल को रट लेना, और ये हम अपने क्लास में ना रटवाते हैं, मतलब आई मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लांट्स, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया एंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर टू दिस एंड अमोनिफिकेशन। अब देखो, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है 78%, और जब ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में बाय बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स ही कर पाते हैं बिकॉज दे हैव एन एंजाइम नाइट्रोजनेस। तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। हमारा आंसर है डी। अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन में भी ना अमोनिया ही बन रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो द आंसर इज डी। कॉन्सेप्चुअल है, अदरवाइज आप सी भी मार्क कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट ट्रीज प्रोड्यूस ब्रिलियंट कलर्स इन ऑटम, है ना, जब पत्ते झड़ते हैं, ब्रिलियंट कलर्स, रेड, येलो, है ना। In autumn season, leaves of deciduous forest plants they stop producing green chlorophyll pigments. अब deciduous forest में क्या है? Deciduous forest are opposite to evergreen forest. Deciduous forest में जब dry season होगा तो सभी पेड़ अपने पत्ते सभी पेड़ों के झड़ जाते हैं, और झड़ने से पहले they have this beautiful color of orange, yellow, क्योंकि क्लोरोफिल कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस ब्रिलियंट पिगमेंट्स, ब्रिलियंट कलर्ड पिगमेंट्स। अब पहली स्टेटमेंट सही है कि लीव्स डेसिडुअस ट्रीज के ऑटम में ब्रिलियंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल कम हो जाता है, बाकी पिगमेंट्स की प्रोडक्शन सही हो जाती है, because they want to conserve water, they have decreased their photosynthetic activity and eventually the leaves will shed. So the correct answer here is A. Right. Next question है, the measure of area of biologically productive land or sea required to produce food, material and energy for human population. कितना एरिया चाहिए, ठीक है, to produce food for humanity, यही है ना। So this is what? This is ecological footprint. ठीक है, दिस इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट है कि हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? एक इकोसिस्टम कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन एक स्पीशीज की सपोर्ट कर सकता है, और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को भी हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ही कैलकुलेट करते हैं। इट इज मोर देन जस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सो यहां पर जो हमारा आंसर है वो है बी। देन नेक्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमारे आसपास होते हैं। सम ऑफ द आउटपुट इंफॉर्मेशन में बी फीडबैक इज इनपुट टू कंट्रोल द फंक्शनिंग, जिसको हम फीडबैक लूप्स भी कहते हैं। अब फीडबैक लूप्स वाला जो सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, साइबरनेटिक, लीनियर या सक्सेशनल। आइसोलेटेड है कि आइसोलेटेड मतलब आइसोलेटेड, कुछ भी लूप में नहीं है वहां पर, तो ये तो लिटरल मीनिंग से ही आप इंग्लिश के शब्द से ही समझ सकते हैं। साइबरनेटिक इसका आंसर है, बिकॉज साइबरनेटिक सिस्टम्स में लूप्स आ जाते हैं, फीडबैक लूप्स आ जाते हैं। लीनियर में क्या है? लीनियर चलता ही जा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स बट इट इज लीनियर, राइट, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, इट इज लीनियर। और सक्सेशनल क्या है कि नया कुछ बन रहा है ना, समथिंग न्यू इज इवॉल्विंग, सक्सेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर इज बी। देन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब इसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स है। वियना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो पहले ना एक कन्वेंशन आया था, वियना कन्वेंशन, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। वो सिर्फ ये कहता था कि ओडीएस आपको कम करने हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आपको कम करने। अब उस कन्वेंशन को ऑपरेशनलाइज करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो एक लीगली बाइंडिंग इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है टू गेट रिड ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और सभी कंट्रीज ने इसको फॉलो भी किया है एंड दे हैव गॉटन रिड ऑफ ओडीएस, जिसकी वजह से ओजोन में रिकवरी भी देखी गई है।
सो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर सी आ जाता है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल नीश। अब एक ही पेपर में इकोलॉजिकल नीश पे आप पे सवाल आया है ना, दूसरा सवाल आपका फंडामेंटल नीश पे, मतलब नीश टॉपिक से यू हैव 2 क्वेश्चंस इन 1 पेपर. That actually reiterates the importance of ecological niche as a topic. फंडामेंटल नीश क्या होता है? फंडामेंटल नीश को हम कंपेयर करते हैं रियलाइज्ड नीश से. फंडामेंटल नीश है, आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. फंडामेंटल नीश है अगर एक स्पीशीज का नीश, अगर कोई भी कंपेटिटर लिमिटिंग रिसोर्सेज नहीं एग्जिस्ट करते, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं उसके कंज्यूम करने के लिए, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो दैट इज फंडामेंटल नीश. अब ये नेचर में तो नहीं होता, नेचर में तो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटिंग होते हैं, सो वी हैव रियलाइज्ड नीश इन नेचर. तो अब बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता था तो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ मार्क योर आंसर. सो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारे पास डी. द फुल पोटेंशियल ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज द स्पीशीज कुड थ्योरेटिकली अप्लाई. अब ये इकोलॉजिकल नीश का डेफिनेशन है, ये हैबिटेट का डेफिनेशन है, एंड दिस इज योर रियलाइज्ड नीश. Then, biodiversity elements with actual or potential use could not be lost simply because we presently do not know their value. है ना? Which of the following statements best reflect the reasons for the above statement? तो ये कह रहे हैं कि biodiversity elements जिनकी हमें value नहीं पता, हम उनको lose नहीं कर सकते, उन्हें lose नहीं करना चाहिए. क्यों? They may have values unused at present, but once discovered could enhance the well-being of mankind. They may become useful in future due to changing circumstances. अब हो सकता है ना कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी में कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिससे हमें बाद में पता चले कोई बीमारी ठीक होती है ना? हो सकता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि आज वो यूजफुल नहीं है, बट हो सकता है क्लाइमेट चेंज के रहते या कुछ भी जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट में, दे माइट बिकम यूजफुल इन फ्यूचर, तो वी कांट लूज देम. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिट्टो एनसीईआरटी में से उठाया गया है, डिट्टो एनसीईआरटी में से उठाया गया है. बट दिस इज ऑल्सो यू कैन से अ लॉजिकल क्वेश्चन. अगर आपको ये समझ आ रहा है लैंग्वेज, एंड यू कैन एक्चुअली मार्क योर आंसर वेरी इजीली. द करेक्ट आंसर इज सी. दोनों ही सही है. आप उनको लूज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आज आपने कुछ डिस्कवर नहीं किया, आगे जाके डिस्कवर हो जाए, एंड दे माइट बी यूजफुल. आज आपको लग रहा है यूजलेस प्लांट है, और हो सकता है कि वही चीज जो आज यूजलेस है कल को यूजफुल हो जाए, क्योंकि चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट. देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगेन करेक्ट पूछा गया है. Biodiversity hotspot is an area unusually rich in biodiversity. The flora and fauna are under constant threat of over-exploitation. अब जो biodiversity hotspot का concept है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था. यही बोला जाता है ना, हाई बायोडाइवर्सिटी होती है इस एरियाज में. कैसे पता चलता है? मोर देन 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स एंड 70% ऑफ द स्पीशीज हैव बीन लॉस्ट, है ना. लेस देन 30% रिमेन. सो हाँ, कांस्टेंट थ्रेट है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं. Keystone species is an organism that has a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance. Again, literal meaning है. Keystone क्या होता है? आर्च में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन कीस्टोन है. ये कीस्टोन बोला जाता है. कीस्टोन निकाल दो, आर्च कोलैप्स कर जाएगा. सिमिलरली कीस्टोन स्पीशीज भी वही हैं, उनको निकाल दो, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. तो उनका नंबर कम हो सकता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है. सेंटिनल स्पीशीज का दूसरा नाम है इंडिकेटर स्पीशीज. दे गिव एज एन अर्ली वार्निंग ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कुड पोटेंशियली इफेक्ट अदर स्पीशीज, है ना. ये भी सही है, वो पहले ही हमें बता देते हैं. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बढ़ता है तो लाइकेंस गायब हो जाते हैं. बाकी स्पीशीज में इंपैक्ट लेटर आएगा, बट वो हमें पहले ही इंडिकेट कर देते हैं. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है. Trophic relationship within ecological communities tend to be complex and web-like. Trophic relationships क्या है? किसने किसको खाया,
है ना। तो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में दे कैन बी कॉम्प्लेक्स इन वेब लाइक मेनी कंज्यूमर्स दे फीड ऑन मोर देन वन स्पीशीज एंड आर फेड अपॉन बाय मोर देन वन स्पीशीज, क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल वेब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। वेरी सिंपल। Then last question is how many of the above are clean technologies? How many है ये? मीथेन डाइजेस्टर जो मीथेन को डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाता है विच इज क्लीन फॉर्म, है ना। मीथेन डाइजेस्टर का मतलब है कि आप मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हो। बायोडीजल, राइट, बायोडीजल कैसे बनता है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल से, अगेन क्लीनर देन डीजल। एंड नेचुरल कंपोस्ट इज योर एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये तीनों ही क्लीन है। सो दैट इज योर आंसर। अब ना इस पेपर में इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे ऑल ऑफ देम वर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड विद वेरी लिटिल ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो आई कैन गारंटी यू कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते फ्रॉम द कंटेंट दैट वी हैव रेड। सो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन आवर प्रीलिम्स 1 कोर्स। और इनफैक्ट अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है विद इकोनॉमी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं, CSAT भी कवर्ड है, टेस्ट सीरीज भी कवर्ड है एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 13,000। So that's all from my end. अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई हैव अ नाइस डे।